कंटिन्यूटीज। अच्छा अभी क्लास स्टार्ट हुई नहीं थी, अब स्टार्ट। ओके, गुड आफ्टरनून। जल्दी से यस बोल दो कि हाँ दिख रहा हूं। अभी भी कुछ लग नहीं रहा है, स्टार्ट हुआ। हाँ दिख रहा हूँ, चलो। यार ये आजकल टेक्निकल देख रहा हूँ मैं कहाँ तक पहुंच गया। अब मैं शीट तक डिस्कस कर गया। ठीक है, कोई था क्या शीट के डिस्कशन में, या मैं अकेला ही था? चलो दोबारा करने शीट डिस्कशन है, कर एक बार तो कर चुके हो, दोबारा कर ले। राइट, तब किसी ने डाउट पूछा नहीं। हाँ मैं अकेला ही था उस वक्त। ओके चलो। एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन 1 to 5, एनी डाउट? एक्सरसाइज 3, मोनोटोनोसिटी। 2, क्वेश्चन नंबर 2। यार फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो फंक्शन इंक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी प्लस 5 into 2, that is 5 sin 2x। सही, is greater equal to 0 for all x। ये मैं चाहता हूं। तो मैंने सिंपली क्या किया, आई एडेड 5। बहुत सारे पैरामीटर दिख रहे हैं ना, sin 2x प्लस 1, नहीं 10 sin 2x क्यों आएगा? मेरे ख्याल से मैंने सही लिखा है, 5 sin 2x ही आएगा। ठीक, ये मैंने अपनी तरफ से मैनिपुलेशन कर दी कि लेट्स ऐड 1, तो मुझे -5 एडजस्ट करना पड़ा। सही है, एक्चुअली थोड़ा सा तुक्के जैसा काम कर रहा हूं मैं कि देखो ये तो ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। अगर काश ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होता तो तुम्हारा पूरा सम ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2 ही तो बोला है ना? गलत लिखा है क्या मैंने? डेरिवेटिव सही तो लिख दिया यार मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 ही तो है, एक्सरसाइज 3, मोनोटोनोसिटी। कौन सी एक्सरसाइज खोली है मैंने? आई थिंक मोनोटोनोसिटी ओपन किया है मैंने। ठीक है, या चलो इसको ऐसे बताता हूं, ठहरो। 3x स्क्वायर 2ax प्लस बी इज ग्रेटर इक्वल टू -5 sin 2x। समझना, एक ही बात है, कैसे भी समझो। फॉर एवरी एक्स आई वॉन्ट। ठीक, तो ये जो क्वाड्रेटिक है ये दोनों डिसिमिलर फंक्शन है, और तुम समझ पा रहे हो कि सर मुझे वर्टेक्स के बारे में मालूम ही नहीं है कि वर्टेक्स कहाँ है। वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है, तो क्या मैं बोलूं कि ये -5 sin 2x है? अगर तुम इससे हमेशा बड़ा चाहते हो तो तुम्हारी पैराबोला की जो लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू, उसे भी इसकी हाईएस्ट वैल्यू से बड़ा कर दो। तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू 5 है ना। जल्दी सोचो कि आई एम गोइंग टू मेक योर पैराबोला लीस्ट वैल्यू, है ना, मिनिमम ऑफ दिस
ग्रेटर इक्वल टू हाईएस्ट ऑफ दिस विच इज +5। खुद समझ पा रहे हो? और अब तुम समझ पा रहे हो कि सर ये पैराबोला की मिन वैल्यू कब आती है? वर्टेक्स पर आती है। तो इसका वर्टेक्स निकाल नहीं लोगे कि सर इसका वर्टेक्स -a/3 है? सोचना। तो वर्टेक्स -a/3 पुट करके निकाल दो। a² 3 -a/3 पुट किया है ना मैंने, -2a² 3 प्लस b इज ग्रेटर इक्वल टू 5। तो अगर मैंने ये इनइक्वालिटी ट्रू कर दिया तो योर डेरिवेटिव इज ऑलवेज, तो देखना इससे आंसर बना कि नहीं बना। मुझे लग रहा है शायद आ गया आंसर। लेस इक्वल टू 0, सही है ना? आ रहा है ऑप्शन सी आंसर आ गया ना? सी तो आया। अरे अब तो मैं तुम्हारी शीट लेके खड़ा हूं यार। एक्सरसाइज 3 अप टू 10, एनी डाउट? अप टू 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 तो रहने दो, छोड़ सकते हो तुम इस क्वेश्चन को, ठीक है? और बोलो। अप टू 10 एनी अदर? नो, क्वेश्चन 10 ओनली, गुड। क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअली रोल्स का क्वेश्चन था, है ना? रोल्स को तो तुम लोग फीलिंग से करते हो ना कि सर इस क्वेश्चन में फीलिंग आ रही है कि चलो रोल्स से हो जाएगा क्या। और अगर तुमको रोल्स की फीलिंग आती है तो कुछ लोग जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं कि सर जिसे 0 प्रूव करते हैं ना वो फंक्शन नहीं होता है, वो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो मेरे ख्याल से फंक्शन क्या चूज होगा प्रॉब्लम 6 में? ax³ प्लस bx² प्लस cx। जो फंक्शन बोला है मैंने उस पर चेक कर लेना कि x को मेरे ख्याल से 1 रखने से ये कंडीशन बन रही है, 2a + 3b + 6c, ये कंडीशन x को 1 रखने से बन रही है। तो f1 0 हो गया और मेरे ख्याल से f0 भी 0 है। फंक्शन जो मैंने बोला था उसकी वैल्यू 0 पर भी 0 आ रही है। तो बाय रोल्स थ्योरम ओपन इंटरवल 0 से 1 देयर हैज टू बी अ रूट। कई लोग समझ गए ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। अरे 8 और 9 पूछ के क्या करोगे यार? एट प्रॉब्लम तो ट्रिग्नोमेट्री थी, दोनों साइड कॉट tan, दोनों साइड tan लिख लिया। तो जनरल सॉल्यूशन सीखा होगा ना, π/2 - π sin थीटा, tan इक्वल टू tan nπ प्लस। देख लेते हैं, मेरे हिसाब से तो आंसर सही होगा, गलत आंसर तो नहीं होने चाहिए आई गेस। ठीक, साइन प्लस कॉस 2n + 1/2, यहां तक ठीक है। अब कुछ लोग जानते हैं कि सर ये नंबर -√2 से √2 होता है ना? और कुछ, अच्छा इंटरवल सिर्फ -π/4 से π/4 है क्या? फिर तो इसकी वैल्यू और छोटी हो गई, √2 टाइम्स, नहीं क्वेश्चन में कोई गलती थोड़ी है, वो तो क्वेश्चन में कोई गलती है ही नहीं, चिंता मत करो, आंसर सब कुछ सही है। तो -π/4 से π/4 ये हो गया 0 से π/2 ओपन इंटरवल। तो ये क्वांटिटी हो गई, क्या बोला मैंने अभी अभी? 0 से 1 है ना ओपन, तो ये 0 से √2 आ गया ओपन इंटरवल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ओपन इंटरवल 0 से √2 में नंबर्स वेयर n इज सम इंटीजर, तो लोग समझ पा रहे हैं कि सर हाफ n को -1 यू कैन नॉट, n को 1 यू कैन नॉट, क्योंकि वो 3/2 आ जाएगा। तो सिंगल वैल्यू आई, हाफ ओनली, बस साइन प्लस
कॉस इज हाफ। तो मेरे ख्याल से अब तो ये क्वेश्चन हाफ की पावर एक्स है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बुद्धू होगा जो इस सवाल को ना कर पाए। क्वेश्चन नंबर 9 को तुम लोगों ने ग्राफ से क्यों नहीं निपटाया? जब तुमको पता है कि मैं डिसिमिलर फंक्शन अलग अलग करता हूं तो तुमको देखना चाहिए था ना कि सर एक तो आप स्ट्रेट लाइन ले लीजिए और एक आप माइनस साइन 2x ट्रिग्नोमेट्री ले लीजिए, और इस क्वेश्चन को ग्राफ से क्यों नहीं निपटा देते हो कि माइनस साइन 2x का ग्राफ इज समवॉट लाइक दिस। ये है माइनस साइन 2x का ग्राफ। डिफरेंशिएट तो मैंने किया ही नहीं ना, डायरेक्टली ग्राफ से ही निपटा रहा हूं। अब ax प्लस बी, अब इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसका ऑप्शन है a मोर देन 2 और फिर b पॉजिटिव b नेगेटिव। तो जिसको थोड़ी सी भी अकल है, a मोर देन 2 होने की वजह से ये जो स्ट्रेट लाइन का रेट है ना, रेट स्लोप, वो इस फंक्शन के हाईएस्ट स्लोप से भी ज्यादा है। इसका मैक्सिमम स्लोप 2 आएगा, -2 cos 2x की मैक्स वैल्यू 2। तो ये जो तुम स्ट्रेट लाइन बनाने जा रहे हो 2 से ज्यादा स्लोप की, तो अगर तुम कहते हो कि सर b पॉजिटिव, तो मान लो b पॉजिटिव कहीं भी ले लो यार कि x इक्वल टू 0 पर, सही है, ये है b। तो अब मुझे बताओ, अगर इसने ग्राफ को कट किया, इसके बाद ये लाइन दोबारा ग्राफ को कट कभी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ना, तुम्हारे रेट से कहीं ज्यादा तेज रेट रखती है। तो जो साइन एक्स है ना, वो स्लो है कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन। समझ पा रहे हो? तो एक बार स्ट्रेट लाइन अगर नीचे चली गई ना, तो परमानेंटली नीचे ही रहेगी क्योंकि वो तेजी से गिर रही है। समझ गए? तो ओनली वन सॉल्यूशन। और अगर तुम कहते हो कि बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव, तो मोर देन 2 स्लोप, मोर देन 2 नहीं, हाँ मोर देन 2। तो अगर इसने एक बार कट किया तो दोबारा अब कभी कट नहीं कर पाएगा। साइन एक्स ग्राफ इसको कभी दोबारा कट नहीं कर पाएगा। तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन तुम देख सकते हो, बी नेगेटिव पर पॉजिटिव सॉल्यूशन आया है और बी पॉजिटिव पर नेगेटिव सॉल्यूशन आया है। आई थिंक गॉट द पॉइंट। सही है ना? 10th एक ने पूछा था, है ना? 10th देवज्ञा, एक बात बताओ, ये तुम्हारा फेवरेट सवाल नहीं है? बताओ कौन सा फेवरेट आइडिया है? कोई कंसेप्ट का नाम सुनना चाहता हूं कि सर ये 10th क्वेश्चन इस थॉट का प्रॉब्लम है। थॉट का नाम सुनना है मुझे। नहीं बताओगे? IMVT? अरे यार, और अच्छा सोचो। LMVT? और अच्छा सोचो। माने? नहीं माने, नहीं, मैं नाम सुनना चाहता हूं यार। कुछ उस कंसेप्ट का कुछ नाम बताया था मैंने। एक सिंगल बंदा उस कंसेप्ट का नाम नहीं लिख रहा है। मोस्ट, हाँ, अरे एक ने लिख दिया यार। एक्सीलेंट निखिल। और भी लोग कोशिश करें। देखो निखिल ने लिखा है आंसर। अरविंद, अरविंद तुमने भी सही लिखा है, लेकिन मुझे उस कंसेप्ट का नाम सुनना है। ओनली वन आंसर, ठीक है ना? आयुष ऑल्सो करेक्ट। चलो कुछ लोग बढ़े। और ऋतुराज ऑल्सो करेक्ट, 3। और नहीं, मुझे कंसेप्ट का नाम सुनना है।
केवल 3 आंसर हैं। क्वेश्चन तो तुम्हारे पास होगा, क्वेश्चन क्या बताऊं मैं। ओके, लेट्स सी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने पहचान लिया कि dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है एज वेल एज y लिखा हुआ है। तो मेक यूज ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कमिंग टू बी e की पावर माइनस एक्स। कुछ लोग समझ गए, e की पावर माइनस एक्स है ना, dy बाई डी एक्स वाई। तो आई मल्टीप्लाई बाई e की पावर माइनस एक्स, इनइक्वालिटी रिमेन सेम। अब मैंने बस थोड़ी सी चतुराई ये दिखाई, मैंने कहा यार ये 1 को अकेला क्यों छोड़ते हो यार, इस बेचारे को भी धरी ले आओ। गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, यहां तक सब ठीक है ना। तो आई थिंक, अरे तुम तो इतने पर ध्यान दो कि सर हमको तो बस इतना आता है कि डी वाई बाई डी एक्स एंड वाई, तो ये क्वांटिटी डेरिवेटिव ऑफ जो अंडरलाइन टर्म है, मैं सिर्फ इतने अंडरलाइन टर्म की बात कर रहा हूं। तो अंडरलाइन टर्म में तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक, कि ये जो क्वांटिटी है इसका डेरिवेटिव पढ़ने में आएगा, सही। अब ये जो अकेला टर्म है प्लस ई की पावर, जब डेरिवेटिव का फ्लो चल रहा है तो पूरे को डेरिवेटिव नहीं पढ़वा पाओगे कि सर मैं आपको पूरा डेरिवेटिव पढ़ के बताता हूं। तो ये जो सिंगल टर्म है ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है। सोचो, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस, तो क्या मैं ये रीड कर सकता हूं कि इस पूरे का डेरिवेटिव तुम्हारा प्रॉब्लम बन रहा है ग्रेटर देन 0। कुछ लोगों को समझ में आया। अब दे नो कि सर डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब होता है फंक्शन इंक्रीजिंग। तो e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स माइनस 1 इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन व्हाट इंटरवल। इंटरवल क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0। दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन कंप्लीट इंटरवल ग्रेटर इक्वल टू 0। अब अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एट एवरी एक्स, तुमको तो इनइक्वालिटी सब पढ़ा चुका हूं मैं, तो वैल्यू एट एवरी एक्स, इस फंक्शन की वैल्यू किसी भी एक्स पर क्या ग्रेटर इक्वल टू वैल्यू एट 0 आएगा। सोचो सोचो, because I am taking x greater equal to 0 and just now you said कि function is increasing, तो किसी भी x पर this is going to be true। अब जरा कंडीशन का यूज करो, f डैश 0 is -1 है ना, तो this is -1। मैंने कुछ गलती तो नहीं की ना मैंने अब तक, मैंने -1 प्लस, अरे गलती तो हो चुकी है मुझसे, वो एक्चुअली थोड़ी सी गलती हो गई थी। अरे समझो यार, ये ब्रैकेट देखना है, ब्रैकेट प्लस, तो ये माइनस ई की पावर माइनस लिखा था, तो एक्चुअली यहां ये है। कुछ लोग समझ गए ना, वो ई की पावर माइनस एक्स इंटू -1 था, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, तो डेरिवेटिव वो प्लस हुआ ना, तो वो कैलकुलेशन एरर सही कर लो, ठीक। ठीक, अब मेरे ख्याल से यू आर गिवन एफ डैश 0 इज -1 विच इज 0, फाइन। तो आई गेस कि यू नाउ अंडरस्टूड
कि सर ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसका मतलब है एफ डैश एक्स प्लस वन को ग्रेटर इक्वल 0 होना पड़ेगा, ठीक, फॉर ऑल एक्स। अब मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि सर ये क्वांटिटी मैं पहचान रहा हूं, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस एक्स। और तुम तो जानते हो कि जब फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो ये इंक्रीजिंग होता है। डन। एक्सरसाइज 3 डन। चलो भाई, ओनली 7 प्रॉब्लम्स, एनी डाउट? सही किया, बस टू द पॉइंट पकड़ना सीखो हिंदराज, है ना, कि सर मैंने जो भी पुट किया है ना, तो उसमें मेरे ख्याल से अगर तुम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहचान लेते कि यार मेरे को तो dy बाई डी एक्स और y दिख रहा है, तो शायद काफी बेहतर होता। क्या बात है, मेंस में भी डाउट है क्या? 2, 3, 5, इतने सारे डाउट? 3 तो मुझे लग रहा है मैं नहीं बता पाऊंगा ना। 3 तुम लोग को क्या लगता है मैं बता पाऊंगा? थर्ड क्वेश्चन हैज अ पॉजिटिव रूट। कोई बताओ कि मैं क्या वाकई में थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बता सकता हूं मैं? नहीं ना, हाँ मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझसे नहीं बनेगा सेकंड क्वेश्चन, ठीक। और बोलो 3 एंड 5, हाँ 3 भी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये वो लोग पूछ रहे हैं जो कुछ करते ही नहीं है, ठीक, तो उन लोगों को कब तक हम लोग ढोते रहेंगे, है ना। फिर है 5, हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन। ये थोड़ा बेहतर है, लेकिन ओरली तब भी किया जा सकता है। तुम्हारा दिमाग काम करना बंद हो गया होगा ना 5 में, कि सर इतनी भारी इक्वेशन देख के हम तो टेंशन में आ गए, सही है। तो एक काम करो, जब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो चलो इसको एफ एक्स लेके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। और तुम तो जानते हो फंक्शन को डिस्कस करने के लिए मैं डेरिवेटिव की मदद लेता ही हूं। तो जैसे ही मैंने एफ डैश किया, 7 एक्स की पावर 6, 70 एक्स की पावर 4, 48 एक्स स्क्वायर प्लस 30, तो क्या तुमको ओरली नजर आया कि अरे यार ये तो पॉजिटिव निकला? सारे तो इवन पावर लिखे हुए हैं, सही है ना। तो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और तुम जानते हो सर ऑड डिग्री का फंक्शन है, ऑड डिग्री, तो ऑड डिग्री तुम तो जानते हो कि सर इसकी रेंज आर होती है। चाहो तो एक्स को माइनस इंफिनिटी पुट करवा दो और एक्स को प्लस इंफिनिटी पुट करवा दो, तो तुमको दिख जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग माइनस इंफिनिटी इज माइनस इंफिनिटी। मैंने शायद बताया हुआ है कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज हमेशा आर होती है। माइनस इंफिनिटी पे चेक करो, प्लस इंफिनिटी पे चेक करो, तुमको अलग अलग साइन के इंफिनिटी मिल जाएंगे। और तुम जानते हो सर पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है ना, तो साइन चेंज हुआ है, लेकिन ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसलिए एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। चलो अप टू 7 ओवर, है ना, डिस्कशन कंप्लीट। ओके, लास्ट क्लास हम डेफिनेशन देख रहे थे ना डेफिनेट इंटीग्रल की, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस इज क्लियर, है ना। लेकिन तुमको फंडामेंटल थ्योरम की लिमिट पता है कि सर उसका लिमिटेशन क्या है, कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, राइट। पढ़ लेते हैं। मान लो कि एफ एक्स इंटरवल में डिसकंटिन्यूस है एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। function has some discontinuity points,
राइट, इन इंटरवल ए टू बी। कुछ भी ग्राफ ले लेते हैं, लेट्स से फंक्शन लाइक दिस, ठीक है, दिस इज एफ एक्स। तो ए बी इंटरवल, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट C1, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट C2। अब मेरा प्रॉब्लम है टू फाइंड डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है ना, हो गया ना क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल। तो तुम समझ पा रहे हो कि आई एम नॉट एबल टू अप्लाई फंडामेंटल थ्योरम, मैं फंडामेंटल थ्योरम नहीं लगा सकता। ठीक, तो कोई बात नहीं, तुम फंडामेंटल थ्योरम लगाना चाहते हो ना, तो तुम इस इंटीग्रल को ब्रेक करके क्यों नहीं कर देते हो कि सर मैं ए टू C1, C1 से C2, C2 से B। ठीक, अगर मैं ये लिख दूं, है ना, और C1 को भी एक, अगर मैं C1 माइनस पढ़ूं, C1 माइनस समझ रहे हो। वैसे एक चीज बताओ, एक फंक्शन इंटीग्रल है, अगर मैं तुमसे कहूं एक पॉइंट को छोड़ो इस ग्राफ फंक्शन में, एक पॉइंट को तुमसे कहता हूं कि इस पॉइंट को मिटा दो, इस पॉइंट को, तो क्या एक पॉइंट को छोड़ने से डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू पे फर्क पड़ जाएगा? सोचो, इफ आई रब वन पॉइंट फ्रॉम द ग्राफ, तो मुझे लगता है कि तुम समझ रहे हो कि सर अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया, एक पॉइंट जो है वो एक्स एक्सेस से कितना एरिया बना रहा होगा? 0। तो अगर उस पॉइंट को मैं रिमूव कर दूं तो उससे अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं यहां C1 माइनस लिखूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, ऑलमोस्ट नियर टू C1 बट लेस। इसी तरह से अगर यहां मैं C1 प्लस लिखूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि चाहे C1 लिखो चाहे C1 प्लस लिखो, डजेंट मैटर। अब मानते हो कि ये जो इंटीग्रल लिखे हुए हैं, हियर आई कैन अप्लाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, क्योंकि अब इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है। समझ गए? तो नाउ यू कैन अप्लाई, अब तुम फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से बात सबको समझ में आ गई कि इफ देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट तो इंटीग्रल को ब्रेक करके करना पड़ेगा। ठीक, 5 सेकेंड्स क्विकली। ठीक है, इसका एक, चलो बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिखाता हूं तुमको, बहुत बहुत बढ़िया इस कंसेप्ट का एग्जांपल। चलो लेट्स फाइंड इंटीग्रल सिग्नम एक्स। एक मिनट सोचने दो मुझे। सिग्नम ऑफ फ्रैक्शन एक्स, करली ब्रैकेट डिनोट फ्रैक्शन, फाइन, -2 से लेकर 5 तक, इसका इंटीग्रल निकालो। चलो ठीक, तो जो लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे दे विल से कि सर आपका पता है फंक्शन क्या बन रहा है? आपका फंक्शन जो है इंटीजर्स पे 0 आएगा। भाई तुम लोग की तो ग्राफ बहुत अच्छा है ना,
-2, -1, 0 and so on. At these points your function becomes 0. And at remaining points your function is 1, है ना, क्योंकि फ्रैक्शन x पॉजिटिव और पॉजिटिव का सिग्नम होता है 1. तो कुछ ग्राफ इस तरह का था. ये था ग्राफ. तो मैंने क्या चालाकी की, मैंने कहा कि तुमको अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया निकालना है ना, तो मैंने कहा कि हटाओ, इसको परमानेंट 1 ले लेते हैं. -2 से लेकर पूरा 5 तक इट इज 1. समझो. एंड आई सेड कि योर आंसर इज 1 dx. -2 से लेकर 5, आंसर इज 7. ठीक है ना. तो कई लोगों ने आंसर कर भी दिया. गुड. ऋतुराज, कुश, हर्षित, प्रद्युम्न, समझ पा रहे हो ना. तो मेरे ख्याल से तुम फील कर पा रहे हो कि सर ये ओपन पॉइंट होने से एरिया पे थोड़ी फर्क पड़ जाएगा. ठीक है ना. अगर आप इस गैप को फिल भी कर दो तो एरिया इज गोइंग टू रिमेन सेम. फील कर पा रहे हो ना. आसान सी बात थी. तो अननेसेसरी कुछ डिस्क्रीट पॉइंट्स आ रहे थे जिनका खुद का एरिया 0 है, तो उनकी वजह से मैं क्यों परेशान हो रहा हूं. उन पॉइंट्स को फिल कर लो ना यार. ठीक. एरिया बढ़ थोड़ी गया कि सर आपने एक पॉइंट को इंक्लूड कर लिया जो कि नहीं था, तो आपका एरिया चेंज हो गया. ठीक है ना. तो पॉइंट का जितना एरिया होता है उतना चेंज हो गया. पॉइंट का एरिया होता है 0, इसलिए 0 चेंज हुआ. इसलिए माय आंसर इज करेक्ट. ओके. वेरी इजी. चलो एक अच्छी सिचुएशन और बताता हूं. कभी हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट भी लेने की जरूरत पड़ सकती है. कब. लिमिट ऑफ सम नहीं लिख रहा हूं, कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है. कभी हमको सवाल में लिमिट की जरूरत पड़ती है. कब देखना ये तुमको क्लियर होगा. चलो लेट्स डू दिस प्रॉब्लम. लेट्स फाइंड आउट. तो तुमको लग रहा है कि सर आपका ln x 0 पर तो डिफाइंड ही नहीं है. सही है ना. और आप कह रहे हो कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक निकालो. तो क्या हम अंडरस्टूड ले लें कि आप 0 के बराबर तक नहीं जा पाओगे. तो क्या मैं इसे 0 प्लस 1 में पढ़ लूं कि ये 0 प्लस है. तो जो भी तुम अपने तरीके से इंटीग्रेशन करते हो, मेरे ख्याल से हर कोई इंटू 1 करता है ना. x ln x माइनस, यार इंटीग्रेशन ओरली कर लो कि सर वो बाई पार्ट लगाया है. x इंटू 1/x विच इज 1, और 1 का इंटीग्रल x आ गया. ठीक. अब जब मैं फंडामेंटल थ्योरम लगाने जा रहा हूं कि भाई ये रहा आपका इंटीग्रल. नाउ लेट अस पुट 0, लेट अस पुट 1. तो तुम लोग समझ रहे हो कि सर 0 कैसे पुट करोगे आप. तो ऑटोमेटिकली मैंने कहा कि यार 0 प्लस तक हम जाएंगे. ठीक. तो यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम यू पुट 1. अब 0 को पुट नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिकली यू अंडरस्टूड कि सर लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस, ये कहना पड़ेगा. दिमाग में जा रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं. तुम तो जानते हो सर एक पॉइंट को एक्सक्लूड करने से इंटीग्रल पर फर्क थोड़ी पड़ता है. तो हम 0 तक गए ही नहीं, हम 0 के जस्ट राइट तक गए हैं. फाइन. अब मेरे ख्याल से ये तो तुम समझ गए कि दिस इज -1, और तुमको लिमिट निकालनी तो आती ही है. आई थिंक ये तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि दिस इज 0, और इस पर तो तुम्हारा फेवरेट मेथड काम करेगा कि सर वो हमारा फेवरेट कंसेप्ट हुआ करता था कॉल्ड लॉपिटल, ln x अपॉन 1/x, है ना. तो मेरे ख्याल से ये तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म,
So this is giving zero answer. This also zero answer. So your final answer is -1. So sometimes you may be required to take limit in definite integration. Limiting value. As limiting value. ठीक, तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे कि यार इस सवाल में तो लिमिट लेना पड़ेगा, है ना। कुछ रिजल्ट्स तुमको याद करने को सजेस्ट कर रहा हूं, फिर प्रॉब्लम्स करते हैं। इंटीग्रल साइन एक्स 0 से π/2, ये सब फंडामेंटल थ्योरम से रिजल्ट निकाले गए हैं, है ना। चाहो तो निकाल लो कि सर को साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स आएगा, π/2 पुट करो, -0 माइनस, गलत कर दिया क्या, नहीं ना, और माइनस माइनस बिकम प्लस, कॉस ऑफ 0 1, आंसर इज 1। ये क्या है, बार बार कैलकुलेशन में जरूरत पड़ती रहती है। क्या बात है, हमारे सर यार फिजिक्स के मैथ्स ज्यादा पढ़ाते हैं मुझे लगता है। गुड, काफी अच्छा काम करते हैं। मुझसे कुछ चैप्टर्स ही ले लें तो मेरा थोड़ा लोड हल्का हो जाएगा, नहीं, बढ़िया रहेगा। अब मैं ये डिराइव नहीं कर रहा हूं क्योंकि 1 माइनस कॉस 2x लिख करके, और थोड़ी देर बाद तुमको पता पड़ेगा कि सर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे, तो उनकी मदद से तुमको इतने इजी सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए तो तुम इसको जस्ट एक रिजल्ट की तरह लिखते चले जाओ, है ना। बाकी जिसको डिराइव करने का मन हो वो कर सकता है कि सर मैंने डिराइव कर लिया, ठीक। वैसे कोई मेरी जगह अगर थ्योरी पढ़ा दिया करे ना कि सर आप जो है ना, आप खाली शीट डिस्कस करो, लोगों को प्रॉब्लम्स कराओ, पढ़ा हम देंगे, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। मतलब मैं लाइफ में सबसे ज्यादा खुश आदमी कहलाऊंगा, ठीक है, कि अब तो मेरे को जीवन में अपने सबसे पसंद के काम करने को मिलते हैं, ठीक। मुझे थ्योरी पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट। तो कोई और पढ़ाएगा, आप खाली सवाल कराओ बस। ओके, तो इंटीग्रेशन तो तुम लोग का स्ट्रांग है। कई लोग सोच सकते हैं कि सर इसको साइन 3x में कन्वर्ट करके, है ना, 3 साइन माइनस साइन 3x/4 करके हम क्वेश्चन कर लेंगे, और यह हो सकता है कि कोई मुझको कुछ और अच्छा समझाने की कोशिश करे कि आप इसको इस तरह से कीजिए, साइन एक्स और जो बचा साइन स्क्वायर है उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लीजिए, लाइक दिस। सही है ना।
और फिर वो कहेगा कि सर इसका तो आंसर आपने पहले निकाल ही दिया था, तो साइन एक्स का आंसर तो 1 हो गया। और रहा ये, तो कई लोग जानते हैं कि सर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये टी स्क्वायर डी टी पढ़ने में आ रहा है, तो कॉस क्यूब बाय 3 प्लस, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस, सब समझ रहे हो ना। वो इसका आंसर मैं निकाल चुका हूं, साइन एक्स का आंसर निकाल चुका हूं, और साइन माइनस कॉस स्क्वायर का आंसर ये रहा। तो यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम 0 माइनस 1/3 1 प्लस, गेट द आंसर। बिल्कुल। लेकिन क्या है ना, कोर्स खत्म होने के बाद में मैं ज्यादा दिन तो खुश रह नहीं पाता हूं, फिर नए लोग आ जाते हैं, फिर थ्योरी पढ़ानी पड़ती है। जस्ट ये रिजल्ट रट लो यार, ठीक। ये क्वेश्चन मुझे ध्यान है, ये क्वेश्चन मैंने तुमको इनडेफिनिट में भी कराया था इन द बिगिनिंग। बाकी इतना तो मुझे क्लियर हो गया कि तुम लोग को फिजिक्स में अच्छी खासी मैथ्स पढ़ाई जाती है, इसका मतलब। जल्दी कॉपी करो, आगे मैं इसको रिजल्ट अप्लाई करूंगा, है ना। अच्छा, वाई आर यू नॉट एडिंग सी? अच्छा, तो तुम यार विजिटर हो क्लास में, है ना। घूमने आए हो तुम, तो बस ज्यादा देर के लिए क्यों घूमने आए हो, थोड़ी देर में घूम के निकल जाओ, ठीक है। चलो, ओके, बाय। विजिटर्स को बाय बोल देते हैं, राइट। कॉपीड, ओके। कोई पूछ रहा था कि आप प्लस सी क्यों नहीं लगा रहे हो इंटीग्रल में। अब ऐसे लोगों को तो बाय करना ही पड़ेगा यार। चलो एक काम करो, को तुमको एक छोटी सी डेफिनेशन और बता देता हूं, फिर सही रहेगा, फिर मुझे प्रॉब्लम्स एकदम फ्लो में जाएंगे। आई थिंक यू अंडरस्टूड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एफ एक्स डी एक्स। सही कहा मैंने। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस क्वांटिटी। इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, एफ इनवर्स। अब ये मत कहना कि सर इसमें कौन सी खास बात है। अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया बाउंडेड बाय एफ इनवर्स एक्स विद एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स बराबर ए एक्स बराबर बी। ठीक, तो ये पूछने के लिए मैंने तुमसे ये टर्म नहीं लिखा था, ठीक। आई डोंट वॉन्ट यू टू टेल ज्योमेट्रिक डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एफ इनवर्स। मैं तुमसे एफ इनवर्स एक्स में आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे एफ एक्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूं।
ठीक, तो इसको लिख लेते हैं चलो कि व्हाट इज द मीनिंग, ज्योमेट्रिक मीनिंग विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स। तो लिख लो, चलो मैं डिक्टेट कर देता हूं। इज द अल्जेब्राइक सम, लिखो जो बोल रहा हूं, अल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया is the algebraic sum of areas bounded by fx, algebraic sum of areas bounded by fx with y-axis, algebraic sum of areas bounded by fx with y-axis between y बराबर a, and y equal to b. This is equal to algebraic sum of areas bounded by fx with y-axis between y equal to a and y equal to b. That's it. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो लेट्स सी द मीनिंग, समझने की कोशिश करते हैं। आई एम मेकिंग द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। मान लो ये है तुम्हारा एफ एक्स का ग्राफ, और जैसा तुमने मुझसे कहा है मैं वही कर रहा हूं। तुमने मुझसे कहा है y बराबर a, ये रहा y बराबर a, और ये है y बराबर b। तो एज यू सेड एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स, तो सबसे पहले रीजन शेड करें। अल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया मतलब समझ रहे हो ना, विद वाई एक्सेस। तो सबसे पहले एफ एक्स एंड वाई एक्सेस रीजन तो दिखाओ कि वो कौन सा रीजन है, y बराबर a से लेकर y बराबर b तक। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए ना कि सर ये है वो रीजन। यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, है ना। लेकिन मुझको फिर समझाना कि क्या तुमने साफ साफ कहा है ना कि सर अल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया। अल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया का मतलब फिर से कुछ साइन स्कीम का चक्कर होगा, है ना, कुछ साइन स्कीम होगी। तो बात को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये एक पॉइंट है, तो तुम क्या करते हो, तुम कहते हो कि सर बहुत छोटा चेंज, ऐसे ही तो करते आए हो कि सर ये कोई पॉइंट है x कॉमा एफ एक्स, ठीक। तो तुमने मुझे देखा होगा कि आप वर्टिकली रेक्टेंगल बना रहे थे। वर्टिकली अगर मैं तुमसे कहूं कि यार मैं तो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बनाऊंगा लाइक दिस, किसी को कोई तकलीफ है? अगर मैं ये एलिमेंट ले रहा हूं जहां तुम कह सकते हो कि सर जो x वैल्यू है ना ऑलमोस्ट जीरो का चेंज है, दिस इज सम x, दिस इज सम x प्लस डेल्टा x। मेरे ख्याल से लोग समझ रहे हैं कि सर ऐसी तो हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि एक पॉइंट और उसका नेबर पॉइंट और दोनों का गैप ऑलमोस्ट जीरो। तो आई कैन रीड दिस टू बी अ रेक्टेंगल। अब जरा इस रेक्टेंगल का एरिया लिखवाओ, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ मैं x मान सकता हूं कि सर इसकी लेंथ को आप x कांस्टेंट मान लीजिए, x।
एंड व्हाट अबाउट विड्थ? विड्थ ये रही। तुमको लगता नहीं कि सर आपने विड्थ वेरी स्मॉल कहा था, वेरी स्मॉल चेंज, ठीक। तो डेल्टा वाई, अगर मैं डिफरेंशियल एलिमेंट तुमको डायरेक्ट लिखवा दूं कोई दिक्कत है? यार इतनी मेहनत हमने लास्ट क्लास में की थी कि सर एफ एक्स लिखो फिर डेल्टा एक्स लो, एफ एक्स डेल्टा एक्स, बाद में जाके वो डीए एरिया, क्या एफ एक्स डी एक्स प्रूव किया था कि नहीं किया था? तो अगर मैं डायरेक्टली इसको अब तुमको डी वाई बोलना शुरू कर दूं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना कि सर ये आपकी विड्थ ऑलमोस्ट 0 की है, वाई एक्सिस के अलोंग आप इसको डी वाई बोल दीजिए, तो एक्स डी वाई, सही, एक्स डी वाई। अब तुम जानते हो कि ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स जोड़ता जाऊंगा, लेकिन छोटे छोटे एलिमेंट्स कहां से कहां जोड़ोगे? तो अब तुम समझ रहे हो ना कि सर ये विद रिस्पेक्ट टू वाई बात हो रही है। तो जो लिमिट असाइन होगी, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है ना, लिमिट उसकी बात होती है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, है ना, ए से बी, तो ए टू बी, दिस पॉइंट शुड बी क्लियर, राइट। तो अभी क्लियर है कि इस तरह के स्मॉल एलिमेंट्स को जोड़ता जाऊंगा तो ये पूरा एरिया बन जाएगा। यहां भी स्मॉल एलिमेंट्स को जोड़ता जाऊंगा, सही है कि सर फ्रॉम ए टू बी आप पूरा एलिमेंट्स को जोड़ते जाइए, ठीक। लेकिन जो लोग समझदार हैं वो कहेंगे सर इधर आपने एलिमेंट लिया ना यहां पर, ये तो ये आपका एरिया नहीं है, ये माइनस एरिया है। न्यूमेरिकली तो एरिया के बराबर है, लेकिन ये माइनस ऑफ एरिया आएगा, कारण आपका एक्स नेगेटिव है। देखो ये जो पॉइंट है एक्स कॉमा, तो मेरे ख्याल से कई लोग समझ पा रहे हैं कि सर आपका ये एक्स नेगेटिव है, तो आपने जो एक्स इंटू डी वाई लिखा है, विड्थ तो चलो पॉजिटिव है, विड्थ पॉजिटिव, लेकिन आपकी जो लेंथ है ना वो लेंथ नहीं है, वो माइनस टाइम्स लेंथ है। सोच पा रहे हो ना कि x is माइनस ऑफ लेंथ। तो आई थिंक यू गॉट कि ये जो क्वांटिटी हम कर रहे हैं ये एरिया को जोड़ रहा है विथ साइन स्कीम। तो तुम समझ पा रहे हो कि यहां के एलिमेंट्स जब सारे ऐड होंगे तो हर एलिमेंट नेगेटिव एरिया, नेगेटिव एरिया, नेगेटिव एरिया, यहां से यहां तक सब नेगेटिव एरिया होते होते ये पूरा शेड, मान लो ये शेड डेल्टा 1 है, मान लो ये शेड डेल्टा 2 है, ठीक। तो तुम समझ पा रहे हो कि सर ए से बी तक एलिमेंट को जोड़ता गया तो आंसर जो है माइनस डेल्टा 1, क्योंकि ये सब नेगेटिव एरिया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इन टोटल पूरा नेगेटिव इतना एरिया। और फिर यहां से यहां, समझ में आ रही बात कि स्मॉल एलिमेंट्स एंड दे आर ऑल इक्वल टू एरिया, एरिया प्लस एरिया प्लस एरिया प्लस एरिया, तो यहां से यहां तक का पूरा सम पूरा डेल्टा 2 दे जाएगा। तो माय फाइनल आंसर इज प्लस डेल्टा 2, ठीक। तो एक्चुअली मुझे डेफिनेशन तो समझ में आ गई, राइट, कि एक्स डी वाई is giving me sum of area of fx, ठीक, with y axis with sign convention. You have to add area with sign convention. अब जरा इस क्वांटिटी को फिर से देखो कि सर ये x है ना, x कॉमा एफ एक्स, x पर तुम्हारी y वैल्यू एफ एक्स है, ठीक। तो तुम थोड़ा सा समझते होगे कि सर वी कैन राइट एफ इनवर्स ऑफ वाई टू बी एक्स, थिंक आई कैन रीड, है ना, एट एक्स योर वाई वैल्यू इज एफ एक्स, तो वाई को एफ एक्स बोल के आई गॉट एक्स एफ इनवर्स वाई। तो दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट एफ इनवर्स वाई डी वाई ए से बी, ठीक।
अब तुम एक बात सोचना कि सर क्या मैं इसको एफ इनवर्स एक्स डीएक्स लिख सकता हूं ए से बी? तो लेटर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। एक चीज सोचना घर आराम से, 0 से π/2 साइन एक्स डीएक्स, दिस इज माई प्रॉब्लम। और फिर मैं तुमको एक नया सवाल देता हूं, 0 से π/2 साइन टी डी टी। देखना तुम्हारे दोनों प्रॉब्लम का आंसर सेम आएगा कि सर लेटर से क्या फर्क पड़ता है, चाहे लेटर टी लिखो चाहे लेटर एक्स लिखो, लगानी तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ही है। इसका आंसर माइनस कॉस एक्स, इसका आंसर माइनस कॉस टी, लेकिन रखेंगे तो टी को π/2, टी को 0, यहां x को 0, x को π/2, तो यार आंसर तो सेम ही आएगा। तो मेरी बात को समझ पा रहे हो ना कि सर ये लेटर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इफ यू राइट एफ इनवर्स वाई डी वाई, इफ यू राइट एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, दैट डजंट चेंज माई आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पॉइंट शुड नाउ बी क्लियर। वाई एफ इनवर्स एक्स dx a to b give algebraic sum of area bounded by fx with y axis between y बराबर a to y बराबर b। प्रूफ दिया है भाई, ठीक, प्रूफ दे दिया क्विकली। है ना, कई लोग जानते हैं कि सर एफ इनवर्स एक्स निकालना इज नॉट इजी, है ना। एफ एक्स देख, प्रॉब्लम में वो तुमको एफ एक्स दे देगा और तुमसे कहेगा इंटीग्रल ऑफ एफ इनवर्स एक्स निकालो, और पता पड़ा कि सर हमसे तो एफ इनवर्स एक्स निकल ही नहीं रहा है ना। तो तुम समझ पा रहे हो कि सर एफ इनवर्स एक्स तो निकल रहा नहीं है और आप पूछ रहे हो इंटीग्रल एफ इनवर्स। तो लोग समझ गए कि तुमको एफ इनवर्स एक्स की जरूरत ही नहीं, तुम एफ एक्स से सवाल करो ना यार, ठीक है ना। आई नो कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफ इनवर्स एक्स डीएक्स विद एफ एक्स। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, फिर तुम करना अपने आप, ठीक है। फिर उसके बाद लाइन से सारे तुम ही करना। लेट मी टेक वन प्रॉब्लम। एक मेथड तो ये कि सर हमारा इंडेफिनिट बहुत स्ट्रांग है, हमने तो इसको साइन टी रूट एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट। तो हमने इस सवाल को एक्स में ही निपटा दिया कि भाई रूट एक्स, है ना, इसका आंसर हो गया माइनस कॉस साइन टी डी टी, मन में पढ़ लिया, बाहर वो 2 भी लिखा हुआ है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से आंसर कर दिया, -2 टाइम्स कॉस ऑफ 3 माइनस कॉस ऑफ 2, 2 टाइम्स cos 2 minus cos 3. This is my answer using fundamental theorem. संभव है कि तुम्हारे में से कोई बोले मैं तो पुट कर रहा हूं, रूट एक्स प्लस 1 को टी पुट कर रहा हूं, ठीक। तो प्रॉब्लम चेंज टू साइन टी 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 dx is dt. तो dx अपॉन अंडर रूट बिकम 2 dt। ये सवाल बन गया। अब
क्योंकि तुम जानते हो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है ना, लिमिट उसी की लिखी जाती है। तो क्योंकि अब तुम्हारा इंटीग्रंड पूरा टी में है, यू आर इंटीग्रेटिंग इंटीग्रंड, भाई जिसको इंटीग्रेट करते हैं उसको इंटीग्रंड कहते हैं ना, फंक्शन यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो लेट अस पुट लिमिट इन टर्म्स ऑफ टी ओनली। तो अभी ये जो 3 है ये तो x की वैल्यू थी, है ना, तो ऑब्वियसली लोअर लिमिट t की लोअर लिमिट x की लोअर लिमिट से डिसाइड होगी। तो यार निकाल लो t। सर 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट इज 2, 8, 8 + 1 9, 9 का अंडर रूट इज 3। तो बस मेरा इतना छोटा सा कहना है कि तुम डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूशन करके नई लिमिट में जाके कर दो कि पूरा प्रॉब्लम को ही टी में ले जाके खत्म कर दो। यस वी आर अलाउड एंड आंसर यू विल गेट द सेम। आंसर तो अलग आएगा ही नहीं। बस इतनी सी बात बोलना चाहता था कि यू कैन डू सब्स्टिट्यूशन, दैट्स इट, क्विकली। डन। हाँ, दैट इज वाई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग लाइक करते हैं, क्योंकि थीटा को वापस एक्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस अब तो करते जाओ यार, अब तुम्हारे इंटीग्रेशन स्किल्स चलो दोबारा चेक हो जाएंगे। फाइंड आउट क्विकली। अरे ऋतुराज, नहीं कौन, दिव्यांश, एफ इनवर्स एक्स को जी एक्स मान के सुनते नहीं हो यार, है ना। ये बात तो मैं पहले ही कह चुका था, जो तुम इतनी मेहनत करके तुमने टाइप किया चैट में, है ना, काश तुमने मेरी बात को सुन लिया होता तो शायद तुमको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो ये सोच रहा हूँ तुमने कितनी एफर्ट लगा के लिखा होगा, f-1 x gx, gx एनक्लोज विद x एक्सेस, नहीं लिख सकते, है ना। काफी मेहनत की तुमने इतना सारा टाइप करने के लिए। बेस्ट मेथड क्या है टू सॉल्व द प्रॉब्लम?
तो अब लोगों को रिग्रेट फील होगा, यार नेगेटिव आंसर कैसे आ गया। एक चीज बता खुश, ये जो तुम आंसर लिख रहे हो ये कैसे आ सकता है। अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो पूरे इंटरवल अल्फा से बीटा में, और वो भी अल्फा से बीटा मानते हो इंक्रीजिंग है क्योंकि बीटा अल्फा से बड़ा है। तो जब तुम्हारा फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसकी डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू नेगेटिव कैसे आ गई। गुड, एच, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने पहचान लिया इसका बेस्ट मेथड, है ना। तो अब लोगों को रिग्रेट होगा कि यार काश इंटीग्रेशन ठीक से पढ़ लिए होते, और अब रिमेनिंग कैलकुलस में थ्रू आउट रिग्रेट उनको रह जाएगा, है ना, कि गई कैलकुलस सर हाथ से बची हुई, है ना। बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर डी एक्स 2 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो योर प्रॉब्लम बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अंडर रूट डी थीटा। नाउ लिमिट्स को भी थीटा में ले जाते हैं, एक्स को अल्फा। एक काम करो, एक्स को अल्फा यहां पुट कर लो। मानते हो एक्स को अल्फा पुट करने से साइन थीटा 0, तो साइन थीटा 0 से कुछ लोग सोचेंगे कि सर देयर आर इनफाइनाइट थीटा। तो तुम्हारे मन में जो आए ना तुम वो ले लेना, मैं तो 0 लेने जा रहा हूं। अभी बताऊंगा कि जो लोग डिफिकल्ट सोचने वाले लोग हों उनके साथ क्या होगा, ठीक है। तो मैं तो इजी थिंकिंग रखता हूं, मैंने 0 रख दिया। अब इसी तरह से बीटा x इक्वल टू बीटा, तो योर कॉस थीटा इज 0, सो देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज फॉर थीटा। आउट ऑफ दोज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज मैंने सबसे आसान पॉसिबिलिटी को ऑप्ट किया, बराबर π/2, ठीक। अब इससे फायदा क्या हुआ, रूट तुमने पढ़ा होगा, रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, जानते हो ना, रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, ठीक। तो बीटा माइनस अल्फा तो पॉजिटिव है, तो जो तुम्हारा रूट है बीटा माइनस अल्फा। अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर मॉड साइन थीटा मॉड कॉस थीटा दे आर ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि आपका जो अब इंटरवल है वो तो सिर्फ 0 से π/2 है, और 0 से π/2 इंटरवल में साइन एंड कॉस दोनों पॉजिटिव होता है, तो आपका मॉड आसानी से खुल गया, ये प्रॉब्लम बन गया। देखो कितना इजी प्रॉब्लम बन गया, 0 से π/2 सब कैंसल, आंसर इज 2d थीटा एंड फाइनल आंसर इज पाई। ये था राइट आंसर। अब कोई ज्यादा डिफिकल्ट है ना कि सर मुझे आसान सवाल सॉल्व करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, मुझे तो पेपर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करके आने हैं आउट ऑफ 20, तो वो कहेगा सर मैंने इस क्वेश्चन को पता क्या किया था, आपने एक्स को अल्फा रखा ना, तो साइन थीटा 0 से मैंने कहा कि चलो थीटा को -π लेते हैं, ठीक। फिर कॉस थीटा 0 से मैंने कहा कि थीटा को 3π/2 लेते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको अकल है वो समझ रहा है कि सर सारी दिक्कत यहां मॉड खोलने में आएगी कि बीटा माइनस अल्फा, चलो ये तो बेचारा मॉड से बाहर आ गया, मॉड साइन थीटा मॉड कॉस थीटा एंड ऊपर 2 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा साइन थीटा कॉस थीटा। तो ऐसा जिसने भी किया उस बेचारे को इस इंटीग्रल को ब्रेक कर करके करना पड़ेगा कि सर -π से -π/2, -π/2 से 0 प्लस
प्लस कर करके माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू प्लस माइनस पाई बाय टू से 0 प्लस 0 से पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू से पाई प्लस पाई बाय टू पाई से 3 पाई बाय टू। और इतनी मेहनत करने के बाद कि सर मैंने सारे प्रॉपरली इसको ब्रेक किया, ठीक है, मॉड कभी प्लस खुला कभी माइनस खुला, है ना, डिपेंडिंग, समझ पा रहे हो। और फिर इतनी मेहनत करने के बाद पता है फाइनली सर आंसर वही आया जो आप यहां से लाए थे, ठीक है, आंसर फाइनली पाई ही निकला। समझ गए? तो बस मेरा कहना यह है कि जब सब्स्टिट्यूशन करके लिमिट लिखोगे ना तो बी केयरफुल, राइट। अब इतना आसान नहीं है कि साइन थीटा कॉस थीटा ब्लाइंडली लिख लिया, अब सोचते हुए लिखना है कि यार इंटीग्रल की लिमिट का जो इंटरवल है उसमें व्हाट विल हैपन टू द इंटीग्रेंड। ओके, सो बी केयरफुल। 5 seconds quickly. हाँ, आंसर दोनों से सही आएगा, गलत नहीं हो तुम, लेकिन बस इतना है कि जो काम एक लाइन में हो सकता था उसको हमने सरदर्द बढ़ा लिया, ठीक है ना, आंसर तो आ जाएगा। मैथ्स में तो निकल जाता है यार कट ऑफ, मैथ्स में कट ऑफ ही तो सबसे आसान काम है ना। अगला अरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेट इंटीग्रल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके ऊपर सवाल गारंटी आता है, ठीक। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आते, लेकिन ये वो चैप्टर है जिसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते तो हैं, गारंटी ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये 4 चैप्टर पे जबरदस्त कमांड ले आओ, तुम कैलकुलस में कभी भी वीक फील नहीं करोगे, तुमको लगेगा कि तुम कैलकुलस में जीनियस हो। भाई बाई पार्ट कर दिया मैंने तो, है ना। फर्स्ट फंक्शन एंड दिस होल सेकंड मैंने सीधा बाई पार्ट लगा दिया, तो इसका इंटीग्रल तो तुम लोग ओरली बता दोगे ना, एक्स ई की पावर एक्स, पहचान में आया होगा कि सर ये तो वो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म है ना। तो यूजिंग बाई पार्ट माइनस एक्स ई की पावर एक्स इंटू 1/x। अरे यार वो तुम्हारे अपनी कक्षा के नीचे आ गया ना। अब ठीक है ना, हाँ अब ठीक है। अब मुझे एक कॉमन सेंस बताओ, क्या तुमको लगता नहीं कि सर आप लिमिट्स को पुट साथ में करते जा सकते हो? आप मत वेट करो कि पहले हम पूरा इंटीग्रल सॉल्व कर लाएंगे फिर लिमिट पुट करेंगे। क्या तुमको बीच के स्टेप में लग नहीं रहा कि सर ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया? अगर आप कहो कि यहां पर 1 से ई रख लो तो दैट इज ए वैलिड पॉइंट कि हाँ सही है बात, और इसे 1 से ई लिख लो। तो थोड़ा कैलकुलेशन स्टेप्स भी बीच बीच में बताता जा रहा हूं, इसमें मेरे ख्याल से किसी को तकलीफ हो नहीं रही है, ठीक। कि सर इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट आई सॉल्व द कंप्लीट इंटीग्रल, वंस इट इज ओवर देन पुट लिमिट्स। आप बीच में भी लिमिट पुट करते हुए चल सकते हो, है ना।
दिख रहा होगा कि हाँ, तो x को e डाल दिया, e इंटू ई की पावर e, 1 रख दिया, दैट इज 0। ये तो e की पावर x आ गया ना, इंटीग्रल। नाउ पुट 1 एंड e, दिस इज द फाइनल आंसर। कैलकुलेशन में मुझे कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा है। ओके डन। अगला, सही है, A5। ये तो तुमने अपने फेवरेट आइडिया से कर दिया होगा कि सर लेट्स टेक एक्स स्क्वायर आउट, वन अपॉन एक्स क्यूब। तो मुझे नहीं लगता कि मैं सब्सटीट्यूशन करने में को एंटरटेन कर रहा हूं, मुझे डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। इस पूरे को मन में टी पढ़ लिया, रूट टी, तो डेरिवेटिव 8 प्लस 8 बनेगा ना, प्लस 8। तो आई थिंक ये रूट टी डी टी पढ़ने में आ गया, तो पावर 3/2 अपॉन 3/2। अप्लाई फंडामेंटल थ्योरम, x को 2 रखने से 0, 1/12, एंड x को 2 रखने से 0, x को 4 रखने से 1/4। 1/4 कितना हो गया, 3/4, 3/4 की पावर 3/2, 3√3, 8। पता नहीं क्या कर दिया यार, कुछ लग रहा है कुछ सही कर दिया ना, सही कर दिया। √3, 4 8 32। हाँ अगला भी सही है, A5। दीपक मिस्टेक है, सभी लोग देख पा रहे हो क्या कि क्वेश्चन नंबर 5 को d ऑफ ln x, अगर तुमने d ऑफ ln x को 1/x dx लिखा मान लो, तो x स्क्वायर इंटू 1/x dx। लेकिन जो लोग समझदार हैं दे विल से कि सर आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, कारण ये जो -1 है ये तो ln x की वैल्यू था, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट उसकी वैल्यू होता है। अब क्वेश्चन dx है तो यहां लिमिट x की बनेगी, तो बेसिकली ln x इज -1, x इज e की पावर -1। समझ पा रहे हो? तो अब तुमको, क्योंकि तुम इंटीग्रल को विद रिस्पेक्ट टू x में ले जा चुके हो, तो तुमको यहां e की पावर -1, e की पावर 1, मैंने तो साफ कहा था जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं लिमिट उसी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन में तो कोई दम है नहीं, x² बाई 2
अप्लाई फंडामेंटल थ्योरम, तो माय आंसर इज e की पावर 2 e की पावर -2 बाई 2। ठीक। ऑल्टरनेटली किसी को थॉट आ सकता है कि सर मैं ln x को t रख रहा हूं। मान लो कि किसी ने मुझसे कहा कि ln x को t रख दो, तो x बिकम e की पावर t, dx बिकम, dx क्या करोगे निकाल के, नो नीड टू ऑब्टेन dx। तो देख लो तुम्हारा इंटीग्रेंट क्या बन गया, d ऑफ ln x दैट इज dt एंड x इज e की पावर t, तो x स्क्वायर बिकम e की पावर 2t। सही है, ये बात ठीक है। लेकिन अब तुम इस बात को मानते हो कि सर अब आपको लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट t की लिखनी होगी, और t कौन है, t तो ln x है। सही है, तो वो जो -1 था, -1 वो ln x ही तो है। तो सेम प्रॉब्लम यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। वो तुम तो जानते हो, इसके आगे सर सॉल्यूशन सेम ही है, -1 एंड 1 सेम आंसर यार। इसके आगे तो यही लिख दो कि हाँ यही सेम आंसर। बताऊंगा, अभी वीकेंड है, होमवर्क बताऊंगा। डन। लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अरे बिल्कुल तुम्हारे टेस्ट का ध्यान रख के होमवर्क दूंगा, चिंता मत करो। एकदम टेंशन में आने की जरूरत नहीं है कि ये क्या दे दिया। दीपक आंसर तो सही बता रहे हो आई थिंक। देखो मेरे पास आंसर क्यों नहीं होते। हटाओ, सोचते हैं। कई लोगों का आंसर आ रहा है A5। तेजस, तेजक्स, तेजक्स है, नॉट तेजस। ओके। H। तो यार इतने सारे लोग कह रहे हैं तो भाई सही कह रहे होंगे। और क्या इसको पहले डिफरेंशिएट किया है क्या तुम लोगों ने, कि सर पहले ही फंक्शन का d/dx निकाला है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग थोड़ा समझदार हैं दे विल से कि f' का जो इंटीग्रल होता है वो fx होता है। तो देयर इज नो नीड टू ऑब्टेन डेरिवेटिव। सोचो, आपने मुझसे f' dx ही तो पूछा हुआ है, तो इंटीग्रेशन में तो कोई चैलेंज मुझे आया ही नहीं कि सर योर इंटीग्रेशन इज cot इनवर्स 1/x। ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। अरे इंटीग्रेशन टफ था ही नहीं भाई, तुमसे f' को इंटीग्रेट करवा रहा है तो तुम f' का इंटीग्रल f नहीं बताओगे। गलत है आंसर, है ना। दीप्तम करेक्ट। लेट्स सी,
अब मुझको एक बात बताओ, क्या तुमको कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम नहीं हुई कि सर ये जो भी फंक्शन है ये तो यार जीरो पर डिफाइंड ही नहीं है, तो ये जो -1 से 1 है, फंडामेंटल थ्योरम इज इनवैलिड। जल्दी से हाँ बोलो, फंडामेंटल थ्योरम इज इनवैलिड। तो कैसे करना पड़ेगा सर? आपको ऐसे करना पड़ेगा, -1 से 0, 0 से 1। अब क्वेश्चन बनेगा, इसको मैं 0 माइनस पढ़ लिया, इसको मैंने 0 प्लस पढ़ लिया, एग्री? तो भाई आपको डेफिनेशन का ध्यान रखना पड़ता है। तो आंसर इज -1 to 0 माइनस, यार इंटीग्रल तो यही आएगा ना दोनों में, 0 प्लस टू 1। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल, है ना भाई? हो सकता है कुछ लोगों ने गलत कंसेप्ट लगा के भी आंसर सही निकाल लिया हो कि सर मैंने 2 जगह गलती की थी, आपको पता है, इसलिए मेरा आंसर सही आ गया। ठीक, एक तो मैंने कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी की वैल्यू ही गलत निकाल दी। बताओ कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी? पाई। अरे जब भी भूल जाया करो मदद ले लिया करो कि सर ये मेरे को ध्यान है ना, देखो कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी पे पाई आता है ना? फिर कोई कहेगा सर मैंने कॉट इनवर्स -1 की वैल्यू गलत डाल दी, मैंने -π/4 यूज कर ली। सही कह रहा हूं ना? तो कॉट इनवर्स -1 की राइट वैल्यू कितनी होती है? 3π/4। इतना जल्दी मत भूलो यार, 0 से पाई के बीच में आंसर करना होता है, ठीक है ना? हाँ राइट। तो कॉट इनवर्स -1 इज 3π/4। नाउ cot inverse of 1 is π/4। cot inverse of प्लस इंफिनिटी, ये देखो cot inverse of प्लस इंफिनिटी 0। तो बहुत सारे लोगों ने मुझको आंसर π/2 बोला था, दे आर ऑल करेक्ट, योर फाइनल आंसर इज π/2। ठीक, तो कंटिन्यूटी का तुमको ध्यान रखना चाहिए था कि सर वो x = 0 पर स्प्लिट करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, राइट? चलो होमवर्क बता देता हूं। लॉन्ग वीकेंड है ना, कि सर बहुत लंबा वीकेंड होने जा रहा है, 15 अगस्त को छुट्टी है नहीं, और 14 अगस्त को सर आपकी तरफ से छुट्टी है, ठीक है? तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मीट ऑन वेडनेसडे। ठीक, तो तुम लोग बोर हो जाओगे कि सर वेडनेसडे तक कैसे समय काटें, तो कोई नहीं, तुमको बोर होने से बचा लेता हूं। इन फर्स्ट क्लास आई विल डिस्कस कंप्लीट एक्सरसाइज 5 ऑफ मोनोटोनोसिटी। राइट, कुछ नहीं, तुम लोगों को तो पता है सर आप छोटी छोटी ट्रिप लगाते रहते हो, ठीक है? तो टुमारो मॉर्निंग आई विल बी रीचिंग जबलपुर। ठीक है, तो वीकेंड जो है जबलपुर। राइट, एक्सरसाइज 5 मोनोटोनिसिटी, एंड जिसका खत्म हो जाए कि सर मेरा ये खत्म हो गया, वेडनेसडे तक मैं फ्री हूं और क्या कर सकता हूं, तो वो मैक्सिमम मिनिमम में चला जाए कि सर मैक्सिमम मिनिमा हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं पहले पीटी इस बार डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक? इस बार मैं शुरुआत सीधा एक्सरसाइजेस से करूंगा, ठीक? तो फर्स्ट आई विल गिव यू होमवर्क फ्रॉम एक्सरसाइज 1, देन एक्सरसाइज 2। मैं तुमको अपना ऑर्डर बता रहा हूं, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, देन एक्सरसाइज 3, देन 4, देन 5, ठीक है? और फिर उसके बाद हम पीटी करेंगे, ठीक? तो तुम लोग बेसिकली मैक्सिमम मिनिमा की शीट शुरू कर सकते हो। चलो बाय, जय हिंद।